नमस्ते दोस्तों, कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि कटारिया संस्कृत क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने जो रीट का जो सिलेबस था, उस रीट के सिलेबस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी तक छंद की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। ठीक है दोस्तों, तो छंद की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद में अब हम एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें छंद से संबंधित हमारे पास में एक पीडीएफ है और उस पीडीएफ को हम यहाँ पर एक साथ, क्योंकि दोस्तों चैनल के माध्यम से हमने एक एक छंद को अच्छे से क्लियर किया था, अब हम न्यू एग्जाम्पल लेकर के, दूसरे नए एग्जाम्पल लेकर के दोस्तों हम यहाँ पर एक पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भी और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद में दोस्तों चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं आप उन्हें ज़रूर देखें और अपनी सफलता को ज़रूर प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने आज का टॉपिक ले रखा है दोस्तों छंद। वैसे छंद को हम लोगों ने 1 बाय 1 करके एक एक करके वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा था, लेकिन अब हम छंद के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में छंद का सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने पीडीएफ के अंदर डाला है परिचय। अब देखिए दोस्तों, छंद के अंतर्गत हमारे पास में आने वाला जो परिचय है, अब उस परिचय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है यद अक्षर परिमाणम तच्छंद है। ठीक है दोस्तों, यद अक्षर परिमाणम तच्छंद है, अर्थात जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है या परिगणन किया जाता है वह छंद है। वह क्या है दोस्तों? छंद है। छंदस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आच्छादन या फिर आह्लादन। क्या होता है दोस्तों? आच्छादन या फिर आह्लादन इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे निकला हुआ है वेदों के 6 अंगों में छंद को वेदों का क्या माना गया है दोस्तों? पाद माना गया है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, छंद है पादो तु वेदस्य। इस चीज़ को अपने को याद करके रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यही एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। छंद है खालिस्तान तु वेदस्य, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों, और उन 4 ऑप्शन के अंतर्गत हमारे पास में पादो शब्द को वहाँ पर चूज करके वो ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, वेदों के जो अंग है, यदि आप अंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में इस प्रारंभ में जो सामान्य जो परिचय है, वो सामान्य संस्कृत के सामान्य परिचय वीडियो के अंतर्गत आप इन्हें देखें और इन्हें सीखें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिस तरह पैरों के बिना हमारा शरीर गति नहीं कर सकता, उसी तरह छंदों के बिना वेद भी गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन है हमारे पास में छंदों के आदि। आदि शब्द जो होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है पूर्व, प्रथम। अपन कह सकते हैं पूर्व या प्रथम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आता है छंदों के आदि आचार्य किसको माना गया है दोस्तों? पिंगल मुनि को। अर्थात छंदों के आदि आचार्य पिंगल मुनि को माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम छंद शास्त्रम या फिर कौन सा है दोस्तों? छंद सूत्रम था। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों एक ही है। इसको या तो हम छंद शास्त्र के नाम से जानते हैं, छंद शास्त्र के नाम से नहीं पुकारते हैं तो फिर इसे हम लोग कहते हैं छंद सूत्रम। तो दोस्तों अपने को ध्यान में रखना है, हमारे पास में ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन करके आता है कि छंद के प्रथम या पूर्व या आदि आचार्य कौन है? पिंगल मुनि। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो वहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ होगा दोस्तों, या तो छंद शास्त्र ऑप्शन लिखा हुआ होगा या फिर ऑप्शन लिखा हुआ होगा छंद सूत्रम। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है छंदों से संबंधित अन्य ग्रंथ। ठीक है दोस्तों, तो अब आता है हमारे पास में छंदों से संबंधित अन्य ग्रंथ। देखिए दोस्तों, छंदों से संबंधित अनेक जो कवि हुए, उन कवियों ने रचनाएं लिखी। अब वो कौन कौन सी है, अब उनके बारे में, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है
वो कवियों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ जो लिखा हुआ है वो जो छंद होते हैं, इन छंदों के यहाँ पर ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई ग्रंथ और ये हो गए हमारे पास में इनके कवि। अब देखिए दोस्तों कौन से कवि ने, यानी कि किस कवि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। देखिए दोस्तों कालिदास ने लिखा है श्रुतबोधः। क्षेमेंद्र इन्होंने लिखा है सुवृत तिलकम। हेमचंद ने लिखा है छंदोनुशासनम। केदार भट्ट इन्होंने लिखा है वृत रत्नाकर। गंगादास इन्होंने लिखा है दोस्तों छंदो मंजरी। दामोदर मिश्र ने लिखा है वाणी भूषणम। दुह भंजन इन्होंने लिखा है दोस्तों वाग्वल्भम। कौन सा लिखा है? वाग्वल्भम। तो दोस्तों इत्यादि कवि थे जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में नेक्स्ट निकल करके आता है वैदिक छंद। अब देखिए दोस्तों वैदिक छंद अर्थात जो छंद होते हैं, छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है लौकिक छंद और एक होता है वैदिक छंद। तो प्रारंभ हम लोग वैदिक छंद से कर रहे हैं। वैदिक छंद कहते किसे हैं, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। वैदिक छंदों में पादों की संख्या निश्चित होती है। प्रथम इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों हमारे लिए कि वैदिक जो छंद होते हैं उनमें पादों की संख्या निश्चित होती है। किसी एक छंद में या किसी छंद में एक पाद हो सकता है, किसी छंद में दो पाद भी हो सकते हैं और किसी छंद के अंदर तीन पाद भी हो सकते हैं, तथा किसी छंद में कितने हो सकते हैं दोस्तों? चार पाद भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब छंद की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था तो पूर्व में हमने ऐसी चर्चा की थी। तो एक ही छंद के अंतर्गत हमारे पास में चार चार पाद हो सकते हैं। वेद में कुल छंद ऐसे हैं जो केवल अक्षर संख्या पर आधारित होते हैं, जहां पाद के लिए कोई स्थान नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे संबंधित हमारे पास में जैसे कि वैदिक जो छंद होते हैं इनके चार भाग बना देते हैं, निचृत, भूरिक, विराट और स्वराट। अब देखिए दोस्तों निचृत वैदिक छंद किसे कहते हैं? निचृत वैदिक छंद अर्थात एक अक्षर कम होने वाला छंद। जब किसी भी श्लोक के अंदर, किसी भी छंद के अंदर एक अक्षर यदि कम हो जाता है तो उसे कौन सा कहते हैं दोस्तों? निचृत छंद कहते हैं। जैसे गायत्री जो छंद होता है उसमें कितने अक्षर होते हैं? 24। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि गायत्री छंद के अंदर कितने वर्ण होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। तो वहाँ पर ऑप्शन कितना था दोस्तों? 24, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। वैदिक छंद कुल कितने होते हैं? 26, जिनमें से अंतिम 21 ही अधिकतर प्रयुक्त होते हैं। अर्थात वैदिक जो छंद होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 26 जो वैदिक छंद होते हैं, इन 26 वैदिक छंदों में से सबसे अधिक 21 अर्थात 21 छंद ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इन्हीं 21 छंदों का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। अब ये जो 21 छंद थे इनको वैदिक छंदों में 3 सप्तक का मतलब हो गया दोस्तों 3, सप्तक का मतलब हो गया दोस्तों 7। सप्तक इसका अर्थ हो गया 7, अर्थात प्रथम सप्तक जो आया उसमें 7 छंद थे, सेकंड सप्तक आया उसमें भी 7 छंद, और थर्ड सप्तक आया तो उसमें भी कितने हुए दोस्तों? 7। तो 7 × 21 अर्थात सबसे अधिक कितने छंदों को प्रयुक्त किया गया? 21 छंदों को यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। जैसे प्रथम जो सप्तक है उसमें गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। द्वितीय जो सप्तक है अर्थात दूसरे जो 7 नंबर के हैं उसमें आते हैं अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति। और अंतिम जो सप्तक है उसमें है कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वैदिक छंद तथा उनमें अक्षर संख्या कितनी मानी गई है। सबसे पहली बात दोस्तों हमको ये जो छंद है इन छंदों को याद करना पड़ेगा। वैदिक छंद जो 21 हैं वो कौन कौन से होते हैं? देखिए दोस्तों याद करना है तो
माँ, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, क्षमा, गायत्री, और इसके बाद में है दोस्तों औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। इसको हमें दोस्तों सीरियल से याद करना पड़ेगा। ये जो 21 जो छंद आए, इन 21 छंदों को अपने को सीरियल से याद करना पड़ेगा। यदि हम सीरियल से याद नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों ये हमें याद भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके ऊपर साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है कि यदि आपको ये 21 छंद जो हैं यदि सीरियल से याद नहीं होते हैं तो आप इनको याद नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इनको सीरियल से यदि आपको याद करना है तो यहाँ से आप लिखें, लिख करके इनको बार बार बोलते रहें। जैसे माँ, प्रमा, प्रतिमा, उपमा, क्षमा, गायत्री, औष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अति जगति, शक्वरी, अति शक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति, अति धृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अभिकृति और उत्कृति। इस तरीके से आपको फास्ट उच्चारण होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यदि हमको ये सीरियल से याद हो जाते हैं तो अपने को एक संख्या याद करनी पड़ेगी 4। संख्या क्या याद रखनी होगी? 4। अब देखिए दोस्तों, 4 की जब संख्या अर्थात 4 संख्या हम लोग याद करके रखेंगे तो जितने भी यहाँ पर हम आगे से आगे, जैसे कि इस छंद में 4 मात्राएं हैं, 4 अक्षर हैं, तो दूसरा जो अपने पास में आया प्रमा, तो 4 + 4, इसमें 4 प्लस करते चलो तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8। 8 में 4 प्लस करो तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 12। 12 में 4 प्लस करो तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16। 16 में 4 प्लस करो तो कितने हो जाएंगे? 20। और 20 में 4 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28। 28 में 4 प्लस करेंगे तो 32। 32 में 4 प्लस करेंगे तो 36। 36 में 4 प्लस करेंगे तो 40। फिर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 44। 4 प्लस करेंगे तो 48। 4 प्लस करेंगे 52। 4 प्लस करेंगे 56। 4 प्लस करेंगे 60। 4 प्लस करेंगे 64। 4 प्लस करेंगे 68। फिर 4 प्लस करेंगे 72। 4 प्लस करेंगे 76। तो दोस्तों इस प्रकार से, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये संख्या याद नहीं रखनी है दोस्तों, क्योंकि संख्या तो हम लोगों ने समझ ली कि प्रथम में हमारे पास में 4 अक्षर होंगे, उसके बाद में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको सिर्फ और सिर्फ 4 प्लस करते चलना है। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों हमारे लिए कि हमें ये जो वैदिक छंदों जो 21 हैं, इन 21 को हमें सीरियल से याद करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों। यदि आप इसको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के अंतर्गत यदि कंपटीशन को फाइट करना चाहते हो तो आपको 100% 100% आपको ये सीरियल से याद करने ही होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इस पीडीएफ के माध्यम से जैसे कि ऋग्वेद में छंदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है, तो गायत्री जो छंद है उसके अंदर 4253 बार उपयोग किया गया है, प्रयुक्त किया गया है। गायत्री छंद को 2450 बार वहाँ पर श्लोक लिखे गए हैं। जगती छंद को 1346 बार, अनुष्टुप छंद का 855 बार, औष्णिक छंद का 341 बार उपयोग किया गया है। बृहस्पति छंद का 371 बार उपयोग किया गया है और पंक्ति छंद का 398 बार उपयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, उपयोग से संबंधित हो गए कि यानी कि ये जो छंद है, इन छंदों का कितने श्लोकों में प्रयुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी एक वैदिक छंद से संबंधित सामान्य जानकारी जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और ये ऐसे टॉपिक है या ऐसा पॉइंट है जो हम लोगों को या तो प्लस कर देता है या फिर माइनस कर देता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम लोग लौकिक छंद, अब लौकिक छंद क्या है, कैसा है, अब उसके बारे में हम लोग सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। लौकिक छंद 2 प्रकार का होता है दोस्तों। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक छंद और लौकिक छंद।
लौकिक छंद भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है दोस्तों मात्रिक छंद, एक होता है दोस्तों वार्णिक छंद। मात्रिक छंद को जाति छंद भी कहते हैं और वार्णिक छंद को वृत्त छंद भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जैसे कि हमने चैनल के माध्यम से मात्रिक जो छंद है वो मात्रिक छंद कौन सा होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और वार्णिक छंद के अंतर्गत उनकी पहचान कैसे होती है और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अध्ययन किया था। यदि आपने कटारिया संस्कृत क्लास चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद में यहाँ पर चैनल पर डाले गए जो भी वीडियो हैं इन वीडियो को विस्तार से देखें तो 100% आप संस्कृत से संबंधित होने वाली जो गलतियां हैं उन गलतियों को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास में मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना के आधार पर छंद का निर्धारण किया जाता है, जबकि वार्णिक छंदों में पाद में वर्णों के क्या बना करके दोस्तों गण बना करके गण बनाकर का छंद का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों वार्णिक जो छंद होते हैं वो वार्णिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। वार्णिक छंद 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक तो होता है दोस्तों समवृत्त, एक होता है अर्ध समवृत्त, एक होता है विषमवृत्त। समवृत्त छंद किसे कहते हैं? अब देखिए दोस्तों समवृत्त छंद की परिभाषा हमारे पास में निकल करके आती है। यहाँ श्लोक के चारों पाद में यदि वर्णों की संख्या बराबर होती है तो, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास में एक श्लोक आया, इसकी पहली लाइन, फिर उसके बाद में हमारे पास में दूसरा श्लोक आया, दूसरा पाद आया, उसकी सेकंड लाइन, उसके बाद में उसकी थर्ड लाइन, और अंत में आती है दोस्तों हमारे पास में फोर्थ लाइन। ऐसे हमारे पास में मान लीजिए एक श्लोक लिखा हुआ है और श्लोक के अंतर्गत हमारे पास में ये निकल कर क्या है, यदि प्रथम पाद में 11 वर्ण, दूसरे पाद में भी 11 वर्ण, तीसरे पाद में भी 11 वर्ण और चौथे पाद में भी 11 वर्ण हो तो दोस्तों क्या होगा? समवृत्त छंद। अब इसकी परिभाषा इसके नाम से सिद्ध होता है, समवृत्त अर्थात समान वर्ण है जिसमें, तो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? समवृत्त छंद। इसका उदाहरण है दोस्तों जैसे इंद्र वज्रा और बसंत तिलका। इंद्र वज्रा, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं उपेंद्र वज्रा। थर्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों हम लोग उपजाति। चौथा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग दोस्तों वंशस्थ। फिफ्थ एग्जाम्पल ले सकते हैं दोस्तों हम लोग मालिनी। इत्यादि जो छंद है वो सब के सब कौन से हैं दोस्तों? समवृत्त छंद है, क्योंकि ये ऐसे छंद है जिनके अंदर प्रथम पाद में यदि 11 वर्ण हो गए तो हमारे पास में आने वाले जो 4 पाद होते हैं, चारों पादों के अंदर ही 11 वर्ण होते हैं। जैसे वंशस्थ छंद के अंतर्गत हमारे पास में 12 वर्ण होते हैं, तो प्रथम पाद में यदि 12 वर्ण हो गए तो उनके चारों पादों में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 12 12 12 12, 4 बार 12 12 रिपीट होता है, तो दोस्तों कौन सा बन जाएगा? समवृत्त छंद बन जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों अर्ध समवृत्त छंद। देखिए दोस्तों नाम से सिद्ध हो रहा है अर्ध समवृत्त, जैसे प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद, ऐसे हमारे पास में आ गया दोस्तों 4 पाद आ गए। अर्ध समवृत्त अर्थात आधा समान हो जिसका, तो यहाँ पर मान लीजिए 12 आ गए और यहाँ पर आ गए 18, तीसरे में आ गए 12 और चौथे में आ गए 18। तो दोस्तों देखो प्रथम पाद और तृतीय पाद में क्या है? 12 12। द्वितीय और चतुर्थ पाद में कितने हैं? 18 18। तो आधे आधे दोनों क्या हो गए? समान हो गए। समान हो गए तो उसको हम लोग कौन सा छंद कहते हैं दोस्तों? अर्ध समवृत्त छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ श्लोक में प्रथम और तृतीय पाद तथा द्वितीय और चतुर्थ पाद में वर्णों की संख्या बराबर होती है तो उसे कौन सा छंद कहते हैं? अर्ध समवृत्त छंद कहते हैं। जैसे वियोगिनी छंद, और इसका एक और एग्जाम्पल निकल करके आता है दोस्तों पुष्पिताग्रा। देखो दोस्तों वियोगिनी छंद और पुष्पिताग्रा। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट तीसरा जो इसका पॉइंट है उसके बारे में, विषमवृत्त अर्थात जिसमें पादों की संख्या समान ही नहीं हो, जैसे
प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। प्रथम में आ गए 12, द्वितीय में आ गए 18, तृतीय में आ गए 13, चतुर्थ में आ गए हमारे पास में 15। तो देखो दोस्तों, प्रथम पाद में भी अलग, द्वितीय पाद में भी अलग, और तृतीय पाद में भी अलग, और चतुर्थ पाद में भी अलग। तो इसका मतलब समान किसी में भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? विषमवृत्त छंद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा समझते हैं दोस्तों। यहाँ श्लोक के प्रत्येक पाद में वर्णों की संख्या क्या होती है दोस्तों? अलग अलग होती है। उसे क्या, कौन सा छंद कहते हैं? विषमवृत्त छंद कहते हैं। जैसे उदाहरण है गाथा और उद्गाथा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, पाद कहते किसे? श्लोक का चतुर्थांश पाद कहलाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, ज्ञेयः पादः चतुर्थो अंश है। अर्थात श्लोक के अंदर जो 4 लाइनें लिखी हुई होती है, अपनी भाषा में कहें तो 4 लाइनें जो लिखी हुई होती है, उसी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? पाद कहा जाता है। इस तरह एक श्लोक में कुल कितने पाद हो सकते हैं? 4 पाद हो सकते हैं। इनमें प्रथम और तृतीय जो पाद होता है उसको तो क्या कहते हैं दोस्तों? अयूख। द्वितीय और चतुर्थ जो पाद होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूख। अर्थात श्लोक में विषम पादों को अयूख और सम पादों को क्या कहते हैं दोस्तों? यूक कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, क्या ये लाइन जो है, ये परिभाषा है, ये क्या समझाना चाहती है? ये कहती है जैसे कि मान लीजिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक है दोस्तों। प्रथम पाद और तृतीय पाद जो है, इनकी संख्या क्या हो गई दोस्तों? विषम हो गई। इनकी संख्या क्या हुई? विषम। इसको हम लोग कहते हैं विषम पाद। कौन सा पाद कहते हैं? विषम पाद। द्वितीय और चतुर्थ जो पाद बचा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी संख्या बन गई दोस्तों? सम संख्या बन गई। तो सम संख्या बन गई तो क्या बन जाएगा दोस्तों? समपाद कहते हैं। विषम का दूसरा नाम अयूक भी है। क्या है दोस्तों? अयूक। और सम का दूसरा नाम क्या है? यूक। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना होगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन निकल कर के आ सकता है कि संस्कृत के श्लोक जो होते हैं उसका प्रथम और तृतीय पाद होता है, तो अपने को उस समय बताना है विषम, क्योंकि संख्या क्या है? विषम है, तो कौन सा पाद गाएंगे? विषम पाद। द्वितीय और चतुर्थ पाद जो होता है उसको क्या कहते हैं? संख्या सम है, तो कौन सा पाद हो जाएगा? सम पाद। मान लो ये सम और विषम संख्या लिखी हुई नहीं हो तो वहाँ पर ऑप्शन हो सकता है अयूक, और या फिर लिखा हुआ हो सकता है दोस्तों यूक भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थे पाद से संबंधित। अब यति किसे कहते हैं? एक पाद को पढ़ने के लिए बीच में लिए जाने वाले जो विराम है उस विराम को क्या कहते हैं दोस्तों? यति कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? यति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी तक वैदिक छंद और लौकिक छंद के बारे में ही हम लोगों ने चर्चा की। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर छंदों के जो लघु और गुरु जो व्यवस्था है उन लघु और गुरु व्यवस्थाओं को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।